यहूदी धर्म मानने वाले लोगों के मन में एक टीस जरूर थी कि अपना जो धार्मिक अस्तित्व है, जो प्रोमिस लैंड है, वहां पर हम जा नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया कि यहूदियों को बहुत ज्यादा सताया जा रहा था कि जब यूरोप में ईसाई धर्म फैल रहा था तो जहां जहां ईसाई धर्म गया तो ईसाइयों की हमेशा यहूदियों से बनती नहीं थी, क्योंकि ईसाइयों का मानना था कि हमारे ईसा मसीह है, उनको यहूदियों ने मारा, तो ईसाइयों की यहूदियों से बनती नहीं थी। जहां जहां ईसाई धर्म फैला वहां वहां यहूदियों पर अत्याचार होना शुरू हुआ। पूरे यूरोप में जितना ईसाई धर्म फैला उतना ही यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुआ। तो जब यहूदी धर्म के बुद्धिजीवी लोगों को यह लगा कि एक तो ईसाई हमें मार रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो पूर्वज है उनको ईश्वर ने यह वरदान दिया था, यह प्रोमिस किया था कि एक लैंड होगी, वहां पर आप लोगों का देश बसेगा। तो हमेशा से यहूदी धर्म के लोग यरूशलेम की तरफ देखकर पूजा पाठ किया करते थे। तो उन्होंने एक नया मूवमेंट शुरू किया, जायोनिज्म नाम का। उनका यह मानना था कि एक जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, एक लैंड होनी चाहिए, वहां पर हम लोग जाएंगे, रहेंगे, बसेंगे, खेती करेंगे, व्यापार करेंगे और हम फलेंगे फूलेंगे। तो साथियों, अब दो कहानियां पैरेलल चलेगी। एक कहानी यूरोप में यहूदियों का अत्याचार, दूसरा यहूदियों का नए देश के लिए प्रयास। नए देश के लिए प्रयास था, उसी कड़ी में उस समय आज से लगभग 100 से 125 साल पहले की बात है कि बेन यहूदा और हेजरी नाम के जो दो बुद्धिजीवी थे, यहूदी थे, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया कि हमारे लिए एक अलग देश होना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया कि यूरोप के लोगों से, यूरोप की यहूदियों से आह्वान किया कि हम लोग यरूशलेम में जाएंगे और वहां पर हम लोग एक अलग देश बनाएंगे। तो कहते हैं कि आज से लगभग 125 साल पहले 25,000 के लगभग यहूदी यहां पर आए। और फिर एक बार रसिया में इनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ तो वहां से एक साथ 40,000 के लगभग यहूदी यहां आए और एक नया शहर बसाया जिसका नाम है तेल अवीव। अब मैं शुरुआत करता हूं कि असली लड़ाई की जड़ जो वर्तमान समय में जिसकी बीज बोए गए। अब इस कहानी को प्रथम विश्व युद्ध के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया दो गुटों में लड़ रही थी। एक गुट में थे यूके, फ्रांस, इटली, रसिया। दूसरे गुट में थे जर्मनी, जिसका साथ दिया ओटोमन साम्राज्य ने। साथियों, अंग्रेजों की हमेशा एक नीति रही है, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने जर्मनी के यहूदियों को बोला कि आप लोग इस युद्ध में जर्मनी का साथ मत दो, और जब जर्मनी का साथ नहीं देंगे हम जीत जाएंगे तो ओटोमन साम्राज्य वैसे ही हार रहा है जर्मनी के साथ, तो वहां पर फिलिस्तीन वाला जो इलाका है वहां पर हमारा कब्जा होगा और हम आपके लिए एक अलग देश बना देंगे। तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के यहूदियों ने जर्मनी का साथ नहीं दिया और परिणाम आपको पता है, जर्मनी की हार हुई और यूके वाले गुट की जीत। जैसे ही यूके की जीत हुई तो फिलिस्तीन वाला इलाका यूके के अंडर में आ गया और यूके ने यहूदियों का बोला कि आप यहां पर आ जाओ और आपको बसाएंगे, आपका एक अलग देश बनाएंगे। यहूदी लोग जब फिलिस्तीन में आए तो वहां पर जो अरब लोग थे वो मुसलमान थे और आने वाले लोग यहूदी, तो दोनों धर्मों के बीच यहां पर लड़ाई की शुरुआत होती। पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने जब हार का विश्लेषण किया तो उसमें एक पॉइंट निकल के आया कि यहूदियों ने हमारा साथ नहीं दिया, इनकी वजह से हम हार गए। तो यहूदियों पर अत्याचार फिर बढ़ गए। जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार धीरे धीरे इतने बढ़े कि वहां पर यहूदी फिर छोड़कर भागने लगे। फिर जर्मनी में सरकार आती है नाजी पार्टी की, हिटलर नाम का बंदा चांसलर बनता है और धीरे धीरे लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ चांसलर तानाशाह का रूप ले लेता है। हिटलर का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हार का बड़ा कारण यहूदी थे, तथा हिटलर तो यहां तक नस्ल के आधार पर भी यहूदियों से नफरत करता था। फिर हिटलर ने यहूदियों को जो यातनाएं दी वो आज तक के इतिहास में सबसे त्रासद घटनाओं में गिनी जाती है। जब हिटलर ने यहूदियों को यातनाएं दी तो वहां पर गैस के चेंबर बनाए गए, वहां पर यहूदियों को पकड़ पकड़ के लाया जाता था ताकि यहां पर इनको मारा जा सके। इतना बुरी तरीके से मारा था हिटलर ने यहूदियों को कि यहूदी वहां से इतने वहां से निकल कर भाग रहे थे। कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई कहीं चला गया, अलग अलग देशों में चला गए थे। उसी टाइम आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी थे, महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अमेरिका में जाकर शरण ली थी। तो दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों ने साथ दिया ब्रिटेन फ्रांस वाले गुट का
और अरब वालों ने साथ दिया जर्मनी का, और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी फिर हार गया। अरब वाले कमजोर पड़ गए और यूएस से बड़ा ताकत बनकर उभरा। यहूदियों को फिर इलीगल तरीके से वहां पर बसाया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यहूदी वहां पर आए तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि फिलिस्तीन में अरब वाले पहले से विद्रोह कर रहे थे कि भाई दूसरे लोगों को यहां पर लाके क्यों बसा रहे हो, यहाँ ये इतने से आए थे, बहुत ज्यादा आ गए, हम यहाँ कैसे आएंगे। तो जब आपको पता है कि फिलिस्तीन पर कंट्रोल था ब्रिटेन का, ब्रिटेन ने बोला कि मेरे से पार पड़ेगी नहीं, और तब तक दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएन बन गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया था। तो ब्रिटेन इस मामले को सीधा ले गया यूएन कि मैं तो यहां से छोड़ के जा रहा हूं, मेरे से यहां पे पार पड़ेगी नहीं। अरब वाले और फिलिस्तीन वाले लड़ रहे हैं, मतलब कि मुसलमान और यहूदी लड़ रहे हैं। जैसे ही ये मामला यूएन में गया, यूएन ने फैसला दिया कि ये जो इलाका है इसको 3 हिस्सों में तोड़ा जाए, एक यहूदी स्टेट, एक फिलिस्तीन स्टेट, और ये जो यरूशलेम वाला इलाका है इसको इंटरनेशनल प्रशासन के रूप में अलग से मान्यता दी कि इस पे किसी का राज नहीं होगा, इसमें इंटरनेशनल लेवल पर सारे लोग मिलकर इस पे प्रशासन चलाएंगे। और यहूदियों के लिए यही सबसे बड़ा दिन था जब इस दुनिया में पहली बार उनको जमीन के टुकड़े को दुनिया ने मान्यता दी। यह जो प्रस्ताव था कि एक यहूदी स्टेट होगा, एक फिलिस्तीन स्टेट होगा, इस प्रस्ताव को 13 देशों ने विरोध किया, जिसमें से 12 देश तो ये अरब वाले मुसलमान थे और 13वां था भारत। भारत ने यहूदी स्टेट बनने का विरोध किया था यूएन में। यूएन में यहूदी स्टेट को सपोर्ट करने वाले थे यूएसए, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर। तो जब दुनिया के पावरफुल जो देश है वो जब यहूदी स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे, तो यहूदियों ने अपना एक देश बनाया जिसका नाम रखा इजराइल। 1948 में एक नया देश अस्तित्व में आया जिसका नाम था इजराइल। कुछ देशों ने मान्यता दी, कुछ देशों ने मान्यता नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे आगे चलते चलते बहुत से देश मान्यता देते गए और इजराइल ने अपना देश बना लिया। दूसरी तरफ फिलिस्तीन वाले ने यूएन का प्रस्ताव माना ही नहीं, एक अलग राज्य बनाया ही नहीं, नया देश बनाया ही नहीं, वो ऐसे ही अस्त व्यस्त तरीके से चलते रहे। आज भी उनका कोई देश नहीं है फिलिस्तीन नाम का। अगर वहां पर नया देश बनेगा तो विद्रोह होगा, और विद्रोह ने लड़ाई का रूप ले लिया। 1948 में इजराइल नाम का नया देश बना, बनते ही अरब वालों ने उनसे लड़ाई शुरू कर दी कि नहीं, यहां पर इस देश को हम लोग मान्यता नहीं देंगे। वहीं से लड़ाई का जन्म होता है। 1948 में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, इन सारे अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल ने इन सबको हरा दिया। एक बार हार गए तो क्या हुआ, लड़ाई खत्म थोड़ी हो गई। 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर को रोक दिया। स्वेज नहर को रोकते ही इजराइल का पूरा व्यापार ठप हो गया। इजराइल ने मजबूरी में फिर लड़ाई की, फिर वही सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इराक, ये सारे मिले, दूसरी तरफ इजराइल। 1956 में इजराइल ने इनको इस तरह पीटा कि मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप छीन लिया। फिर कहते हैं कि 1956 के युद्ध में यूएन ने इंटरफेयर किया कि नहीं, आप सिनाई को वापस दे दो, आपको यहां से व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन अरब वालों ने इस लड़ाई को ईगो पर ले लिया था कि आए थे घर में, यहां पर बस गए और हमको 2 बार मार दिया। 1967 में फिर लड़े, 6 दिन का युद्ध हुआ, सारे अरब कंट्रीज थे, एक साइड इजराइल था। इजराइल ने फिर सबको हराया। ये लड़ाई आपको पता है खेल की दुनिया में भी घुस गई थी। 1972 में जर्मनी में ओलंपिक हुए थे, वहां पर इजराइल के 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1973 में फिर लड़े, अरब वालों का साथ दिया यूएसएसआर ने, इजराइल का साथ दिया यूएसए ने, और इस कदर लड़े कि एक बार फिर अरब कंट्री को मुंह की खानी पड़ी। लगभग 1977 तक ये लोग अरब और इजराइल आपस में लड़ते थे, अरब वाले हमेशा हारते थे। और अब अरब वालों को भी समझ में आ गया था कि अब लड़ाई से पार पड़ेगी नहीं, हम इतनी बार तो हार गए हैं, अब पार पड़ेगी नहीं। तो अब बात स्टार्ट होती है शांति की। अब इस मुद्दे को हम लोग सुलझाते हैं शांति से, बैठकर बातचीत करते हैं। युद्ध से कुछ नहीं होगा, टेबल टॉक करते हैं, टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि इस मुद्दे को किस प्रकार से सुलझाया जाए। इस प्रकार ये जो युद्ध बार बार हो रहे थे, उन सब ने अब करवट ली शांति की ओर, और अब शांति के प्रयास शुरू हुए। बात है 1977 की, जब मिस्र के वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष थे सादत साहब, वो इजराइल आए, वहां की संसद में स्पीच दिया, और पहली अरब कंट्री जिसने इजराइल को मान्यता दी वो थे मिस्र। बदले में
इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम बेगुन साहब थे, बेगुन साहब ने मिस्र को इसके बदले में सिनाई प्रायद्वीप वापस दिया और दुनिया ने देखा कि अब चलो शांति की राह पर चल पड़े हैं दोनों गुट। शांति के दूसरे प्रयास देखे गए 1992 में। साथियों 1992 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे रेबिन साहब, और जो बचा हुआ इलाका था उसको एक ग्रुप काम करता था, फिलिस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से आए अब्बास साहब, और दोनों बैठे टेबल टॉक की बातें की, और उन्होंने इजराइल ने अब्बास साहब को बोला कि ये जो गाजा और वेस्ट बैंक वाला इलाका है यहां पर आप प्रशासन संभाल सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि इजराइल तो 1948 में देश बन गया था, वहां पर तो प्रशासन अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो अरब वाले इलाके थे वहां पर प्रशासन चलाने के लिए इजराइल ने मान्यता दी कि एक नया मतलब अथॉरिटी बना लो, PNA, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी, और वो वहां पर शासन करेगी। उसके बाद में आपको पता है कि शांति के प्रयास देखे जा सकते हैं 1996 में, जो अभी नेतन्याहू नाम के जो प्राइम मिनिस्टर है ना उनके द्वारा, नेतन्याहू साहब ने हेब्रोन नाम की जगह वो भी PNA को दे देगी, यहां पर भी आप शासन संभालो। तो इस प्रकार से जो अरब और इजराइल के बीच में लंबे टाइम से लड़ाई चल रही थी वो धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ रही थी। अब आप सब लोगों के ये दिमाग में जरूर आएगा कि आप कर रहे हो पहले अरब और इजराइल लड़ते थे, फिर शांति की दिशा में आगे बढ़ गए थे, तो ये वर्तमान में ये जो लड़ाई है ये क्यों चल रही है, ये बीच में शांति के बीच में लड़ाई कहां से आ गई? तो इस कहानी को समझने के लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको ईरान का इतिहास बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगी लड़ाई। तो आओ अब शुरू करते हैं ईरान की कहानी। 1950 के लगभग जब हमें नए नए आजाद हुए थे उस टाइम ईरान में मोसेदक सरकार चलती थी, जो लोकतांत्रिक सरकार थी। लेकिन ईरान में आपको पता है कि यहां पर बहुत ज्यादा तेल हुआ करता था और यूएसए और यूके की नजर पड़ी तेल पे, मोसेदक साहब से उनकी बनती नहीं थी। तो ईरान में यूएसए और यूके वालों ने वहां पर तख्ता पलट करवा दिया और वहां पर एक कठपुतली सरकार बैठाई रजा पहलवी की। वहां पर रजा पहलवी को शासन बना दिया, और रजा पहलवी साहब तो यूके और यूएसए के कठपुतली थे। उन्होंने आते ही पहला काम किया कि इजराइल को मान्यता दे दी। मैंने आपको बताया कि अरब और इजराइल लड़ रहे थे, इजराइल को किसी ने मान्यता नहीं दी थी अरब वालों ने, लेकिन मुसलमानों की पहली कंट्री ईरान थी जिसने इजराइल को मान्यता दे दी थी 1952 में। आप कहेंगे कि उधर तो वो लड़ रहे थे, यहां पे मान्यता, क्योंकि ईरान में शासक था रजा पहलवी का, जो कि यूके और यूएसए के कठपुतली थे। मोहम्मद रजा पहलवी ने ईरान को फैशन सिटी बना दिया था। पश्चिमी गुणों से ओतप्रोत एक ऐसा देश बनाया जहां पर शरीयत नहीं चलेगा, मोहर्रम के जुलूस नहीं निकलेंगे, दाढ़ी नहीं रख सकते, यहां पर बिकनी कल्चर आ गया था। कल्पना कर सकते हो मुस्लिम कंट्री में बिकनी कल्चर। यहां पर जो ये बीच बने हुए वहां पर महिलाएं बिकनी में बैठी रहती थी, बुर्का फाड़ दिया। और उस टाइम इजराइल और ईरान में जय वीरू वाली दोस्ती चलती थी। ईरान कहता था कि इजराइल आप हमें तेल ले लो, इजराइल कहता था ईरान आप हमारे हथियार ले लो, और उन्होंने पाइपलाइन बिछाई। मतलब इतने अच्छे, बहुत ही अच्छे दोस्ती चलती थी ईरान और इजराइल में। फिर आप बोलोगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हो आप, ईरान और इजराइल में इतनी अच्छी दोस्ती थी तो अभी ये जान के दुश्मन क्यों बने हुए? ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार चल रही थी, ईरान फैशन सिटी बन चुका था, यहां पर यूरोप का बिकनी कल्चर चल रहा था। वहीं पर दो लोग बैठे थे, एक का नाम था खामेनेई, एक का नाम था खुमैनी। इन दोनों के मन में चल रहा था कि इन दोनों ने लोगों को समझाया कि हम लोग कहां इस्लाम को मानने वाले लोग थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। इन लोगों ने लोगों को समझाया कि नहीं, हम ऐसे नहीं थे, हमारा इतिहास ऐसा नहीं था, हम इस्लामिक कंट्री थे, हम ऐसा नहीं कर सकते। लोगों से उन्होंने समझाया और लोगों को उनको समझा के क्रांति करवाई, और उस क्रांति का नाम है इस्लामिक क्रांति, और वो होती है 1979, और वो क्रांति होती है 1979 में, जिसको बोलते ईरान की इस्लामिक क्रांति। वापस से शरीयत लागू की, वापस से बुर्का लागू किया, वापस से बिक्री कल्चर को खत्म किया, वापस से दाढ़ी। ईरान में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए, वहां पर शासन इस्लामिक सत्ता आई, और वहां पर एक सुप्रीम लीडर की पोस्ट बनाई गई जिस पर बैठे खुमैनी, और उसके बाद में 10 साल बाद आए खामेनी। ईरान में नारे लगाए गए कि हम है इस्लाम के असली वारिस, डेथ टू इजराइल, डेथ टू यूएसए।
इजराइल को छोटा शैतान बताते थे और अमेरिका को बड़ा शैतान बताते थे। उस दिन से शुरू होती है इजराइल और ईरान की लड़ाई। तो आप एक प्रकार से इंटरलिंक कर पाएंगे कि 1948 से लेकर 77 तक अरब और इजराइल लड़ रहे हैं और इजराइल और ईरान दोस्त है। दूसरी तरफ अब 1977 के बाद अरब और इजराइल शांति के प्रयास कर रहे हैं और इजराइल और ईरान अब लड़ाई करेंगे। ईरान ने अपने आप को मुस्लिमों का असली वारिस घोषित किया और जो भी फिलिस्तीन की लड़ाई है वो ईरान ने अपने बुते ली। और अरब कंट्रीज में अलग अलग जगह जो ग्रुप बने हुए थे जो फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे उनको सपोर्ट देना शुरू किया। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हुती और इराक वाले इलाके में शिया मिसलिया। इराक वाले इलाके में शिया मिलिशिया। ये सारे ग्रुप थे जिनका यह मानना था कि हम लोग लड़के लेंगे फिलिस्तीन। इनको ईरान ने प्रॉक्सी के रूप में सपोर्ट किया, इनको पैसा भेजना, हथियार भेजना शुरू किया और इजराइल के खिलाफ लड़ाई शुरू की। कहानी में एंट्री करवाते हैं यूएसए की। यूएसए क्या है? यूएसए वर्तमान में अपने आप को सुपर पावर समझता है कि दुनिया का सबसे सुपर पावर मैं हूं। दुनिया में जो कुछ भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। दुनिया पूरी मेरी है। दुनिया में कोई भी लड़ाई होगी जो दुनिया में कहीं पर भी कोई खतरा है उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। वो अपने आप में पंच बनता है। उसका मानना है कि दुनिया में किसी के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए। जो भी परमाणु बम बनाएगा मैं उसको बनाने नहीं दूंगा। आपको पता है इंडिया ने भी कितने छुप छुप के परमाणु बम बनाए थे। तो वर्तमान में जो भी परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा तो यूएसए उसके रोकने की कोशिश करेगा। यूएसए का यह आरोप है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और मैं उसे नहीं बनाने दूंगा। तो यूएसए का भी ईरान से परमाणु बम के नाम पे झगड़ा है और असली लड़ाई तो यूएसए की सोच है, वो ईरान का तेल है। अब शुरू करते हैं वर्तमान सिनेरियो को। वर्तमान सिनेरियो को शुरू करने के लिए मैं आपको ले चलूंगा अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 में क्या हुआ था? जो गाजा का हमास है उसने इजराइल पर अटैक किया। एक साथ इतना बड़ा अटैक किया कि इजराइल के 1300 लोग मारे गए और 240 लोगों को किडनैप कर लिया। पूरा इजराइल हिल गया कि हमने इतिहास में अरब को इतना बुरी तरीके से धोया और इस कल के हमास की इतनी हिम्मत कि हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला। इजराइल ने पूरी तैयारी से रिटेलिएट किया और गाजा के हमास को तहस नहस कर दिया। और हम सुनते आ रहे हैं कि पिछले 2 साल में इजराइल ने गाजा की क्या हालात कर दी। फिर इजराइल का मानना था कि ये जो गाजा है इसका हमास है, इसको सपोर्ट करता है ईरान। तो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जून में 12 दिन की इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई। और अमेरिका का मानना था कि परमाणु बम है, तो अमेरिका बाद आ गया था बीच में और उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोषणा की थी कि मैं तो B2 बॉम्बर लेके आया हूं और ईरान पे ये बॉम्ब गिरा दिए हैं और ईरान का परमाणु जो कार्यक्रम है वो नष्ट कर दिया है। पिछले कई दिनों से साथियों यूएसए और ईरान की परमाणु पर बातचीत चल रही थी। यूएसए का कहना था कि आप परमाणु बम नहीं बना सकते, आप बड़ी बड़ी मिसाइलें नहीं बना सकते क्योंकि इससे थ्रेट पैदा होता है। जो मिडिल ईस्ट के सारे देश है उसमें थ्रेट पैदा होता है, आप परमाणु बम नहीं बना सकते। ईरान ने कहा ठीक है मैं परमाणु बम नहीं बनाऊंगा लेकिन मैं मिसाइलें तो रखूंगा। तो वो तो टेबल टॉक चल रही थी। उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप साहब को सारे लोग दुनिया जानती है कि उनका क्या मानना है। अभी वर्तमान में उनको लगा कि नहीं, ईरान बातचीत से नहीं मानेगा। 28 फरवरी को उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर अटैक कर दिया। तो यह है ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई की मूल जड़।